कैसे मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो नियंत्रण और समन्वय का है। नियंत्रण और समन्वय का थ्योरी का 3 पार्ट आपका चला और तीनों पार्ट जबरदस्त रहा। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन और सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते चलेंगे नियंत्रण और समन्वय का जितना है क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करेंगे और ये सारे के सारे एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये आपको सबसे मस्त क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको टक्कर दे या ना दे लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम लेवल तक टक्कर देने वाला होता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल एक बार देख करके जाएं और अगर आप इस बार तो देख रहे हैं तो जो देखिए करेंगे साथ में एग्जाम के पहले भी जरूर देखिएगा एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन को। चलिए देखते चलेंगे। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करता है प्रतिवर्ती क्रिया। आखिर प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया उसको बोलते हैं जो बिना मर्जी के बिना सोचे समझे अगर कोई काम कर रहे हैं, समझिए वो प्रतिवर्ती क्रिया है। और जिसको सोच समझ के अगर कोई काम कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया से हट करके, यानी आप कह सकते हैं उद्दीपन। क्या कह सकते हैं? उद्दीपन। जो हम लोग सोच समझ के कुछ काम करते हैं उसको उद्दीपन बोलते हैं और जिसको बिना सोचे समझे करते हैं उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब इसमें कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती काम क्या होता है और टहलने के बीच दोनों का अंतर। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ये बिना सोचे समझे होने वाले क्रिया है, यानी बिना इच्छा से होने वाले क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे और जो इच्छा से होता है उसे हम लोग टहलने की क्रिया कह सकते हैं। टहलने वाली जो क्रिया है ये इच्छा से होता है। अब दोनों बात हमारे तरह से बिल्कुल क्लियर होता है। जो नियंत्रण करते हैं उसी को हम लोग सोचने की बात करते हैं, जिसको जो सोच समझ के करते हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और जो बिना सोचे समझे होता है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग नियंत्रण और समन्वय की बात कर रहे हैं। तो नियंत्रण और समन्वय में याद रखेंगे जो प्रतिवर्ती क्रिया बिना सोचे हुए करेंगे और नियंत्रण करेंगे किसको, जो सोच समझ के करते हैं। अब यहाँ पर काम होता है जो देखिए, कहता है पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक, मतलब बिना इच्छा के, अनैच्छिक मतलब इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, हमारे अंदर होने वाले वैसी घटना जो बिना सोचे समझे बिना इच्छा के अनुसार अगर कोई क्रिया होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जबकि टहलना एक स्वैच्छिक मतलब सोचने वाली क्रिया है जो हमारी सोच या नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हम लोग टहलते हैं तो इसमें सोचने के और हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो टहलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टहलने की क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया जो बिना सोचे समझे करते हैं। ये दोनों का दोनों आपका है, दोनों का अंतर हो गया, दोनों की एकदम एक एक लाइन का अंतर है, तो बिल्कुल आराम से क्रिया कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य मतलब बीच में अंतर एयरधन में जो होते हैं खाली स्थान उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी उस सिनेप्स को क्या कहा होता है, इस सिनेप्स से आखिर क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब पूरी बात अगर समझे तो ऐसे समझें कि दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के बीच, मध्य मतलब बीच, एक रिक्त स्थान होता है। याद रखिए कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है उन रिक्त स्थान में क्या होता है, सिनेप्स कहते हैं। उस खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है वो खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और एक क्षण के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है और यही विमोचन जो है रासायनिक रिक्त स्थान का सिनेप्स के द्वारा पार करता है और पार करके अगली तंत्रिका कोशिका में यानी दुमिका में इसी तरह से विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि दो तंत्रिका कोशिका जो होते हैं, याद रखिए दो तंत्रिका कोशिका इस तरह से, अगर दो तंत्रिका कोशिका हो और दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। खाली स्थान को क्या बोलेंगे? सिनेप्स कहते हैं। और जो रासायनिक विद्युत होते हैं इन कुछ रसायन को विमोचन करता है, यानी विद्युत आवेग जो होता है रसायनों को विमोचन करता है, यानी इधर से अगर पार करके और खाली स्थान को पार करके दूसरे वाले कोशिकाओं में अगर प्रवेश करता है
दूसरे वाले तंत्रिका कोशिका में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो उसी दूसरे वाले में प्रवेश करना है, यानी कि प्रवेश मतलब प्रारंभ होता है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो अंधन होता है, इसी को हम लोग कहेंगे कि क्या होता है, ये विद्युत जो होता है रसायनों के द्वारा विमोच करता है, यानी कि पार करता है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, और अगला बहुत अच्छे से 1 नंबर के क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क मतलब हमारे जो माथा है, दिमाग है, ये दिमाग का कौन सा ऐसा भाग है जो क्या करता है, कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर के स्थिति को और संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी रक्षा करता है। शरीर के संतुलन को और क्या का अनुरक्षण करता है, शरीर के स्थिति को और संतुलन का क्या करता है, अनुरक्षण करता है। तो कहता है कि पक्ष मस्तिष्क, पक्ष मतलब एक पश्चिम जो पीछे वाला जो मस्तिष्क है, पीछे वाले मस्तिष्क में कहता है स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण होता है। क्लियर। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि पीछे वाले मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क है, उसके द्वारा हमारे शरीर के स्थिति और संतुलन में क्या होता है, अनुरक्षण होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम एक अगरबत्ती की गंध पता कैसे लगाते हैं। मान लीजिएगा कहीं पे अगरबत्ती जल रहा है और अगरबत्ती का जो गंध होता है हमारी नाकों में जाती है, तब हमें पता चलता है। अब ये पता कैसे चलता है, यह बताइए। तो कहता है कि जब अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है, अगरबत्ती की जो गंध है वो हमारी नाकों तक पहुंचती है, तो हमारे नाक में मौजूद होते हैं क्या, ग्राणग्राही, क्या मौजूद होते हैं, ग्राणग्राही मौजूद होते हैं हमारे नाकों में, नाकों के ऊपर में ग्राणग्राही मौजूद होते हैं, जो सुगंध के या किसी तरह के खुशबू को वो क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं, सर्च करते हैं, जानते हैं। तो कहता है कि हमारी नाकों में मौजूद होता है ग्राणग्राही, और इसका पता लगा करके, यानी उस सुगंध का, खुशबू का पता लगाता है, और पता लगा करके विद्युत आवेग के द्वारा, यानी जिस तरह से विद्युत आवेग होता है, विद्युत आवेग के द्वारा अग्र मस्तिष्क, यानी कि अग्रम हमारे दिमाग का जो सबसे आगे वाला मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क है, उस अग्र मस्तिष्क को इसकी जानकारी भेजता है। सबसे पहले हमारी अगरबत्ती का गंध हमारी नाक में आएगा, नाक में हमारे मौजूद होते हैं क्या, ग्राणग्राही मौजूद होता है, और ग्राणग्राही पता लगाता है, पता लगा करके विद्युत आवेग के द्वारा अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाले मस्तिष्क को क्या करता है, इसकी जानकारी भेजता है। अगर अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है ये मनुष्य के सोचने वाला भाग होता है, या मस्तिष्क का मतलब दिमाग के सोचने वाला भाग होता है, और इसी के सहायता से हम अगरबत्ती के गंध का क्या लगा सकते हैं, पता लगाते हैं। क्लियर। तो हम अगरबत्ती के जो गंध को पता लगाते हैं वो इसी कारण से लगाते हैं। अगला ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, और देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर बात करें अति लघु तरीके का, तो 5वां नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है। कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, प्रतिवर्ती क्रिया में हमारे दिमाग की क्या भूमिका है। तो नॉर्मल अगर बात करें तब प्रतिवर्ती क्रिया में हमारे दिमाग का कोई काम ही नहीं होता। कारण क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया बिना सोचे समझे अचानक ऐसे जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब सुनिए प्रतिवर्ती क्रिया में कि पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप, यानी हमारे पर्यावरण में, वातावरण में कोई काम हो रहा है, हमारे पर्यावरण में किसी प्रकार के कोई घटना घट रहा है, उस अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक या अचानक हुई बिना इच्छा की क्रिया जो होता है उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और इस क्रिया में कोई ग्राही, कोई ग्रहण करने वाला जो कोई सूचना को ग्रहण करके और इसे अभिवाही तंत्रिका तंतु से होते हुए मेरु रज्जु में, यानी तंत्रिका कोशिका से होते हुए जो मेरु रज्जु यहाँ पर जो है, इस मेरु रज्जु में संयोजी तंत्रिका तंतु के माध्यम से परिवाही अंग तक पहुंचाता है। यानी हमारे जो परिवाही अंग है इन सभी के तरह क्या करता है, ये पहुंचाने का काम करता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 1 नंबर क्वेश्चन यानी कि ये लघु तरीय क्वेश्चन हो गया। अभी तक हम लोग लघु तरीय अति लघु तरीय देख रहे थे, यहाँ से लघु तरीय क्वेश्चन आया। अब लघु तरीय क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से है।
ये आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कहता है कि पादप हार्मोन क्या है, यानी हार्मोन के बारे में हम लोग जाने, जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन आखिर है क्या? तो पेड़ पौधों में मौजूद होने वाले हार्मोन को हम लोग पादप हार्मोन कर सकते हैं। या अगर नॉर्मल बात करें तो पादप हार्मोन पेड़ों में यानी पौधे में जो वृद्धि करता है, पेड़ों में यानी कि कोई वैसा हार्मोन जो पेड़ पौधों को वृद्धि पहुंचाता है, विकास कराता है, पर्यावरण के प्रगति से यानी पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया यानी रक्षा करने का या समन्वय का में सहायता करते हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है। और एक हार्मोन जिसे ऑक्सी हार्मोन कहते हैं, इसी में एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग ऑक्सी हार्मोन कहते हैं। यह प्ररोग के अग्र भाग मतलब प्ररोग के सबसे आगे वाले भाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि का सहायता प्रदान करता है। इसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? पादप हार्मोन कहेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि छुई मुई पादप के पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार से भिन्न है। आपको पहले बताते हैं कि छुई मुई आखिर पादप क्या होता है। तो देखिए एक पौधा होता है जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, आप देख ही सकते हैं। तो अगर एक ज्यादातर देहात में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो देहाती लोग को, जो देहात में रहने वाले, जितने गांव में रहने वाले हैं, उन सबको पता होगा छुई मुई घास के बारे में। वो घास की तरह होता है ना, छुई मुई जो पौधा है वो एक प्रकार की घास की तरह होता है। और उसको जैसे आप टच कर दीजिएगा और छू देते हैं तो उसका पूरा जो छुई हो, जिसको पूरा पत्ता जो हो या उसका पूरा जो डाली हो, एक प्रकार की क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ करके इस तरह से भंगुर हो जाता है। और इसको छोड़ दीजिए, कुछ समय के बाद जब देखिएगा वो अपने चारों तरफ के आसपास के वातावरण को महसूस करेगा कि नहीं यहाँ पर सब संतुलित है यानी अच्छे है, तो फिर अपना जैसे पुराने वाली स्थिति में आ जाता है। और देखता है कि अगर इसको कोई छू दिया और समझता है कि वो खतरा अगर वहां पर है तो बिल्कुल अपने आप को क्या करता है, ये अंदर कर लेता है, यानी कि छू मुई। इसको हम लोग अगर देहाती भाषा में बात करें तो हमारे बिहार में अगर देहाती भाषा में अगर बात करें तो इसे हम लोग लजौनी घास बोलते हैं। यानी जो लजाते शर्माने वाली घास है उसको हम लोग लजौनी यानी कि शर्माने वाली घास या छुई मुई घास या पौधे के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो छुई मुई पौधे हैं तो इसको जैसे छुइएगा अपने स्थिति को क्या करता है, यानी चेंज कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। तब कहता है कि छुई मुई में होने वाले जो गति होते हैं इस गति को क्या कहते हैं। और एक और बात कहता है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति। अब प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होता है कि जब कभी देखिएगा कि पेड़ पौधे को अगर मान लीजिए कि खड़ा है तो सूरज की ओर ऊपर में की ओर जा रहा है, लेकिन अगर पेड़ पौधे को अगर मान लीजिए हम ऐसे करके रोप दिए यानी गमले को अगर उलट दिए, उलटने के बाद देखिएगा कि उसका जो डाली होता है या ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है वो टेढ़ा तो ऐसे रख दिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से वो उठना चालू हो जाता है। नहीं तो कभी एक ऐसा भी देखेंगे कि खिड़कियों के पास में या खिड़की जहाँ पे है उस कमरे वाले में अगर आप कोई पौधे को रोपते हैं तो खिड़की के तरफ से उसका क्या होता है, जिधर से प्रकाश आ रहा होता है उधर यानी कि प्रकाश के तरफ से यानी खिड़की के तरफ से वो क्या होता है, उसका धीरे धीरे करके मुड़ मुड़ करके वो वृद्धि करना शुरू होता है। तो प्रकाश की गति कहलाता है, प्रकाश का जो अनुवर्तन गति होता है वो कहलाता है। अब वो सबके बारे में हम जानेंगे, पहले ये दोनों के बारे में अंतर पहले जान लेते हैं। कहता छुई मुई पादप की पत्तियों के जो गति होता है वृद्धि से संबंधित न होकर के पत्तियों के कहता कोशिकाओं के स्फीति में परिवर्तन से होती है। जो छुई मुई की जो परिवर्तन होता है या गति जो चेंज करता है वो जाकर के वृद्धि से संबंधित ना होता है, वो वृद्धि नहीं करता है, वो अपने पत्तियों को स्फीति यानी पत्तियों का जो पत्ती होता है उसका पत्ता जो होता है उसका नेचुरल अति होता है ना, वो अति होने का मतलब लजाने का कह सकते हैं या छुई मुई हो जाने का जो होता है वो प्रकार के क्या होता है, उसके पत्तियों का क्या होता है, वो कोशिकाओं का स्फीति होता है और उसमें वो परिवर्तन होता है। लेकिन पादप में जो गति करने के लिए कोशिकाओं के जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति में बदल लेते हैं, जबकि प्रकाश की ओर गति जो होता है उससे संबंधित जो होता है वो अलग प्रकार की गति होता है। तो प्रकाश वाला गति जो गति कहलाता है, लेकिन ए वाले गति को गति नहीं बल्कि स्फीति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्फीति। जो इसका नेचुरल अथी होता है, कह सकते हैं कि इसका नेचुरली एक गुण है वो आप पाया जाता है। तो ये अपने
गति नहीं करता। ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा अगर पौधा है उसको अगर छू दीजिए तो वो अपने आप को पूरा साइज छोटा कर देता है। साइज नहीं, साइज तो जस्ट तस रहा है, सिर्फ पत्तों में उसके पत्ती में जो स्फीति वाला गति होता है वो सिर्फ चेंज करता है, उसके पत्ते सिर्फ मुड़ जाते हैं। और कुछ समय के बाद या 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा के बाद देखता है कि वातावरण उसका बिल्कुल साफ है, सही है, तो बिल्कुल अपने पुराने वाले जो मूल वाले हैं तो पुराने वाले आकृति में वो बदल जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में अंतर हो जाते हैं। आगे अगर बात करें तो अगला नंबर पॉइंट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना है जो वृद्धि में बढ़ोतरी करता है। तो ये पादप हार्मोन का उदाहरण अगर बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन है। क्या हार्मोन? ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन ऐसा है जो पादप कोशिकाओं के लंबाई में क्या करता है? वृद्धि में सहायक देता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा का आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रता की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायता करता है, सहायक होते हैं। अब बता रहा है कि ऑक्सिन जो नाम के हार्मोन जो है वो किस प्रकार से सहायक होता है वृद्धि करने में, यानी कि पतान को, यानी कि तने को वृद्धि करने में। तो बिल्कुल इसका उत्तर हम जानेंगे कि जब वृद्धि करता है, जब क्या करता है? वृद्धि यानी कि बड़ा करता है, तब इसमें पादप को प्रकाश के संसूचित करता है, यानी प्रकाश को पहले संसूचित मतलब सूचना पहुंचाता है। और यह एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, यानी ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। यानी प्ररोह मतलब वृद्धि करने के सबसे अगला भाग में क्या होता है? ये मौजूद होकर के संश्लेषित करता है तथा कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधे के उनके क्या में, यानी कि लंबाई में, इनके तना हो, पत्ते हो या सब्जी में लंबाई में भी क्या करता है? वृद्धि कराता है। और प्ररोह की बात करें तो प्ररोह प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, प्ररोह है जो प्रकाश से दूर वाली ऑक्सिन सांद्रण को कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपित करता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये लघुत्तरीय का 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा कि जलानुवर्तन दिशा अगर बात करें या जलानुवर्तन गति की बात करें तो ये दर्शाने के लिए एक प्रयोग कीजिए। एक प्रयोग कर सकते हैं कि यानी कि आपका ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका प्रयोग कीजिए या प्रैक्टिकल करिए, है ना, प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल की तरह आपको इसको अभिकल्पना करना है ना। तो अभिकल्पना देखिए करते हैं। पहले अगर बात करें तो देखिए 2 बीकर लेना है। एक बीकर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है, एक बीकर है, यानी कि 2 वो बर्तन लेना है और 2 बर्तन को, एक बर्तन को ए से और एक बर्तन को बी से के रूप में नामांकित, मतलब उसका नाम लिख दीजिए। एक बर्तन को ए और एक बर्तन को बी। बीकर ए वाले को पानी से भर दीजिए। बीकर ए वाला ये है तो इसको पानी से भर देना है। बी वाला है इसको बिना पानी के छोड़ देना है। अब क्या करना है कि अब एक निस्पंद पत्र से, यानी कि एक बेलनाकार रोल लीजिए। एक बेलनाकार रोल मतलब एक पाइप लेना है। क्या लेना है? बेलनाकार जो है एक पाइप, जो शीशा वाला पाइप होना चाहिए। शीशा वाला पाइप से आप साफ तरह से देख सकते हैं, मतलब दूर से भी देख सकते हैं। तो शीशा वाला एक पाइप ले लिए और पाइप ले करके उस बीकर ए वाले, ये बीकर ए तथा बीकर बी, ये दोनों के बीच में रख दीजिए। यानी दोनों के बीचवा में ऐसा करके ले आकर रख देना है ना। ए बीकर वाले में जो पाइप है ये दोनों के ए और बी दोनों से जुड़ा हुआ रख देना है। और बीच में क्या रख देना है? बीज को रख देना है। बीच में जो है वो बीज को जैसा कि चित्र में दिखाया गया इस तरह से रखना है। और निस्पंदन पत्र के अंदर, यानी जो पत्र जो दिख रहा होगा तो इसके अंदर अंकुरित मतलब अंकुरन करने वाला जो अंकुर देता है, यानी बीज जमता है, उस बीज अंकुरित बीज को जमा करना है, रखना है। अब पूरे ढांचे को प्लास्टिक के बर्तन से बंद कर दीजिए। अभी पूरा बीकर ए से लेकर के बीकर बी और ये जो पाइप वाले भाग है ये सारे को एक बर्तन से, प्लास्टिक वाले बर्तन को क्या करना है? यानी कि ढक देना है। प्लास्टिक वाले बर्तन से क्या करना है? ढक देना है। जब ढक दीजिएगा तब क्या होता है? इसका निरीक्षण करना है, जांच करना है। यानी कि 2 दिन 4 दिन जब हो जाए, 1 सप्ताह हो जाए, तब इसको जांच कीजिए, चेक कीजिए। चेक करने पर देखिएगा कि अंकुरित बीज के जो जड़ है वो बीकर की ओर बढ़ेगी। यानी पानी वाले जो बीकर होते हैं ये पानी वाले बीकर की तरफ क्या होते हैं? बहना शुरू करते हैं। और जब पानी यानी जल वाले बीकर की ओर जब बहना शुरू करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन गति। और ये जलानुवर्तन गति के घटना को क्या करता है? दर्शाता है।
कंप्लीट। तो ये हमारा प्रयोग के साथ में आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यानी कि लघु तरीके के बाद दीर्घ तरीके कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। अब बताना है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जो देखिए कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन की सहायता से होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय, हम लोग पादप के बारे में सीख रहे थे, अब यहाँ से जंतुओं में कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय जो है वो हार्मोन के बारे में बताइए कि वो हार्मोन समन्वय हार्मोन के सहायता से होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय किससे होता है, हार्मोन के सहायता से होता है। हार्मोन रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं। हार्मोन जो है रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हार्मोन जानवरों के समग्र विकास और विकास के विनियमित करते हैं। तो ये हमारा हो गया जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। अगला बात कहता है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोग के लिए सलाह दिया था। आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर आपको नमक उपयोग करने की बात बोलेगा कि नमक का यूज करें, लेकिन आप आयोडीन युक्त नमक का यूज कीजिए कि आयोडीन युक्त अगर नमक रहेगा, आयोडीन मिला हुआ अगर नमक रहेगा तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। तो क्यों कहता है, वो किस लिए सलाह दी जाती है, तो सुनिए। कहता है कि अवटुक ग्रंथि एक थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। कहता अवटुक ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या है, आवश्यक यानी कि जरूरी होता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का। कहता है थायरोक्सिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा के उपापचय मतलब पचाने के लिए हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट। कहता अंतुलन, अंतुलन मतलब कह सकते हैं संतुलन, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कहता उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो कहता है थायरोक्सिन के संश्लेषण करने के लिए आयोडीन क्या है, अनिवार्य यानी कि जरूरी है। और यदि हमारे आहार में आयोडीन की अगर कमी हो तो संभावना है कि हम गायटर से ग्रसित हो जाएंगे। गायटर कह सकते हैं कि घेंघा रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, घेंघा रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए क्या दिया जाता है, सलाह दी जाती है। तो हर एक डॉक्टर है जो आयोडीन युक्त नमक को सलाह देता है, और इसकी कमी से घेंघा रोग होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखिए हम लोग, तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एड्रीनल रुधिर में कहता है स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। कहता है एड्रीनल सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। एड्रीनल जो है सीधा रुधिर में यानी कि ब्लड में, खून में स्रावित हो जाता है, प्रवेश करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्षण अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है और परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाता है। परिणाम के रूप में हृदय का जो धड़कन होगा होने लगता है, बढ़ जाता है, ताकि हमारी पेशियों को कहता अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, है ना। कहता ऑक्सीजन की क्या हो सके, आपूर्ति हो सके। चौथी बात कहता है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके क्यों की जाती है, यानी इंजेक्शन क्यों देता है। तब सुनिए, मधुमेह रोग को हम लोग यानी चीनी का बीमारी कहते हैं, शुगर की बीमारी या शुगर के पेशेंट कहें या चीनिया वाला बीमारी कहें या मधुमेह के रोग कहें, तो मधुमेह के रोगियों को जो डॉक्टर होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन यानी कि सुई देते हैं। क्यों देते हैं, कहता अग्नाशय में, अग्नाशय मतलब हमारे जो पेट वाला भाग है, कहता अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के उचित मात्रा को स्रावित नहीं होने देता है। अग्नाशय में जो इंसुलिन होता है वो क्या के लिए, इंसुलिन हार्मोन में उचित मात्रा को स्रावित नहीं होने के कारण मधुमेह नाम के बीमारी होता है। और जब हमारे पेट में इंसुलिन नाम का जो उचित मात्रा है वो नहीं होगा तो मधुमेह रोग होती है। और ऐसे व्यक्तियों के रुधिर मतलब ब्लड में, खून में शर्करा मतलब चीनी का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को क्या करता है, ग्लूकोजन में परिवर्तन कर देता है। जब इंसुलिन के सुई दिया जाता है तो रुधिर में मतलब ब्लड में मौजूद होकर के और अतिरिक्त मतलब खाली करके शर्करा मतलब चीनी को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित मैंने बदल देता है। इसीलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सक जो है यानी कि डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब इंसुलिन का इंजेक्शन देकर के उनको जिंदा रखते हैं यानी कि बचाने का काम करते हैं।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन 2-4 को आपको मिल जाएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से बताइए कौन है जो पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका पादप हार्मोन हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन यानी डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बताइए दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो बीच वाला खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या आवेगन कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं को जो बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, हमारा जो दिमाग है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए या हृदय स्पंदन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए भी जरूरी है, साथ में हमारे शरीर के हृदय है इसको स्पंदन करने के लिए भी जरूरी है और शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी जरूरी है। तो इन उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो 3 नंबर के साथ में हम लोग देखेंगे अगला नंबर यानी चौथा नंबर क्वेश्चन। जो आपका चौथा नंबर है ये बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरह आपका आ गया कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, हमारे शरीर में ग्राही जो है उसका क्या काम है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हो तथा क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि आप विचार कीजिए कि जहां पर ग्राही उचित प्रकार से काम नहीं कर रहा है वहां पर क्या होगा, कौन से समस्या उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग उत्तर के माध्यम से, यानी देखिए उत्तर के माध्यम से क्या कहता है, कहता है कि पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जा सकता है। तथा पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जा सकता है और ये जो है ग्राही प्रायः हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ये जो ग्राही है वो कहाँ होते हैं, ये जो ग्राही है वो हमारे ज्ञान इंद्रियों में केंद्रित होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे आंतरिक कर्ण, आंतरिक मतलब कान के अंदर, नाक के, जीभ के आदि के अंदर जो होते हैं मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग ज्ञान केंद्रियां बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो ज्ञान केंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रियां वो 5 मुख्यतः होते हैं। कितने, 5 मुख्यतः। कौन, आंख, कान, नाक, साथ में आपका जीभ और एक हमारा त्वचा होता है। तो 5 को ज्ञान इंद्रियां हैं जिनमें से आंतरिक जो हमारे कर्ण होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, जीभ होते हैं, सारे आंतरिक के ज्ञान केंद्रियां हैं। अब कहता है कि ये जो रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, यानी जो रस जो होते हैं, रस को हमारा जीभ स्वाद को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और जब कहता है ग्रान ग्राही गंध का पता लगाते हैं। ग्रान ग्राही मतलब कह सकते हैं कि नाक वाला जो भाग है वो क्या चीज का, गंध का पता लगाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कहता अतः जहां ग्राही उचित प्रकार का कार्य नहीं करते, यानी कि ग्राही मतलब यानी गंध का ग्रहण करने वाला, स्वाद का ग्रहण करने वाला, जो देखते हैं उस देखने वाली सूचना को ग्रहण करने वाले, अगर ग्राही जो है वो अच्छे तरह से काम नहीं करेंगे तो सुनने का, सूंघने का, स्वाद करने का, ये जो है जो या देखने का, ये सारे संबंधी का जो रस है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमारी ये सब देखने का यानी गूंगा बहरा ये सब होने का जो संभावना है ये हो सकता है। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए। एक तंत्रिका कोशिका की क्या बनाना है, संरचना बनाना है और इसके कार्यों का वर्णन करना है। अब देखिए एक तंत्रिका कोशिका है, इसका संरचना मतलब फिगर बना लिए। अब फिगर के साथ साथ इसके बारे में लिखिए। कहता है एक तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचनात्मक कोशिका के काम आपको लिखना है। तो सभी सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका के कहता द्रुम आकृति के सिरे द्वारा उत्सर्जित की जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे। कहता सभी सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका जो होते हैं वो द्रुमाकृत सिरे द्वारा क्या करता है, उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग को पैदा करती है और आवेग जो होते हैं वो दुमिका से कोशिका काय, कहता कोशिका काय तक ले जाता है ना। और तब तंत्रिका कक्ष जो है में होता हुआ
इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, यानी कि इसके एक्सॉन के अंतिम सिरे तक पहुंचने का काम करता है, ऑक्सीन के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। और एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का क्या करता है, विमोचन कराता है, और यही रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक जो तंत्रिका कोशिका होते हैं उसके बीच में जो सिनेप्स होते हैं, खाली स्थान होते हैं, इसी को क्या करते हैं, पार करते हैं, सिनेप्स को पार करते हैं, और अगली तंत्रिका कोशिका क्या द्रुमिका में है वो इसी तरह के विद्युत आवेग पर प्रारंभ करते हैं। कहता है यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना होते हैं। क्या होते हैं, इन मात्रा का समान योजना होते हैं, और इस तरह से कहता अंतःग्रहण यानी सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों के तंत्रिका कोशिकाओं का क्या करता है, अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाया जाता है ना, ले जाने का काम करता है। तो इसी को हम लोग अगर बात करें तो देखिए एक तंत्रिका कोशिका होते हैं, इसकी संरचना बनाना है और इसके कार्य का है, तो इस प्रकार से इसका काम हो गया। ये तो हो गया संरचना यानी पिक्चर हो गया, इसके बारे में जो काम होते हैं उस सारे के काम को इस प्रकार के हम लोग दर्शा सकते हैं। आगे की ओर बात करें छठा नंबर क्वेश्चन के कि पादप यानी कि पेड़ पौधों में प्रकाश अनुवर्तन गति जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए प्रकाश अनुवर्तन गति अपन को नॉर्मल तरह से बता सकते हैं, इस तरह से पिक्चर देख सकते हैं कि एक हमारा कमरा हो और एक कमरे में, मान लीजिए एक हमारा कमरा है, कमरा में एक खिड़की हो, दरवाजा हो, खिड़की हो या जिधर से प्रकाश वापस हमारे कमरे में आ सके। और एक पौधे को अगर मान लीजिए हम लेते हैं, एक गमले में पौधे लेते हैं और पौधे को जब लगाएंगे तो ये हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल अगर सीधा स्ट्रेट अगर लगाते हैं फिर भी ये पौधे का जो कई सारे भाग होते हैं या अधिकतर भाग बिल्कुल याद रखिए कि उस तरफ से प्रकाश यानी कि गति करना शुरू कर देगा जिधर से प्रकाश आना शुरू होता है, यानी कि खिड़की के तरफ से क्या होता है, ये बिल्कुल गति मुड़ मुड़ करके गति कर लेते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि एक शंकु फ्लास्क को जल से भर करके और उसकी ग्रीवा को तार से जाल से ढक दे। कहता है कि एक फ्लास्क जो है एक शंकु की तरह फ्लास्क है और इसमें जल भर दे और जल भर करके ग्रीवा के तार के जाल से ढक देते हैं, और एक ताजा कहता सेम का पौधा जो है वो तार के जाली पर इस प्रकार रखते हैं। कहता है तार के जो जाली है वो उसको इस प्रकार के रख देते हैं कि उसकी जड़ जो है जड़ जो है वो जल में भींगी हो रहते हैं, जड़ है जो जल में भींग जाता है, और एक ओर से खुला हुआ यानी गत्ते के बॉक्स से लेते हैं, यानी एक तरफ से खुला हुआ और तीन तरफ से बिल्कुल बंद है, देख रहे होंगे आप लोग, तीन तरफ से बिल्कुल बंद है, एक तरफ से सिर्फ खुला हुआ है। जब खुला हुआ लेते हैं तो उसमें कहता फ्लास्क को इस प्रकार रखे कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, बॉक्स का खुला हुआ भाग किसके ओर हो, खिड़की से साइड हो, और जहां से प्रकाश क्या करता हो यानी कि कमरे के अंदर इन कर रहा हो। तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्ररोह मतलब विकास जो है प्रकाश की ओर झुक जाता है, यानी कि पौधे का जो ऊपरी वाला सिरा वाला जो भाग है विकास करने वाला भाग वो किसके तरफ प्रकाश की ओर झुक जाता है, तथा जड़ जो है प्रकाश से दूर चली जाती है। जड़ है प्रकाश से क्या होता है दूर, यानी जड़ वाला भाग देखिए प्रकाश इधर से आ रहा है तो ये इधर घूमना शुरू होता है, यानी प्रकाश से क्या होता है दूर हो जाता है, प्रकाश से क्या हो रहा है ये इधर जा रहा है और इसका जो तना वाला भाग है वो इधर प्रकाश की ओर जाता है, ये उल्टा भागना शुरू करता है। कहता अब फ्लास्क को इस प्रकार आप घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से क्या हो जाए दूर, यानी इस तरफ से इसको घुमा दीजिए कि प्ररोह ऊपरी वाला भाग है प्रकाश से दूर हो जाए और ये जड़ जो है उसके नजदीक आ जाए, तब देखकर देखिएगा कि जड़ प्रकाश की ओर हो जाता है, जड़ प्रकाश की ओर हो जाए, और इस प्रकार दोनों प्रकाश अनुवर्तन गतियों की में प्ररोह यानी प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, अनुक्रिया तथा जड़ के दूर मुड़ करके अनुक्रिया करते हैं, और जब इसको तर करेंगे तब फिर से वो दूर भागने लगते हैं और ये जो है ऊपरी वाला भाग प्ररोह वो उसके नजदीक आने लगते हैं, यानी प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इस तरह से गति अगर करेगा तो इस तरह की गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। क्लियर। अगला अगर बात देखिए तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरुरज्जु आघात में किस संकेतों के आने का क्या करता है, अवधान होता है। तो मेरुरज्जु आघात में तंत्रिकाओं तथा विभिन्न ग्राही से आने वाले संकेतों में कहता अवधान उत्पन्न होगी, और चूंकि ये दोनों संकेत मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जानने वाले कहता रास्ते में एक बंडल में मिलती है, और इसीलिए किसी भी मेरुरज्जु को कहता कि आघात में
दोनों संकेतों में बाधा पहुंचाती है। यानी दोनों आघातों में क्या कहती है, कहता है दोनों आघात में दोनों संकेतों में बाधा पहुंचाती है, यानी कि रुकावट पैदा करती है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो पेड़ पौधों में जो रासायनिक समन्वय या नियंत्रण की बात करें तो किस प्रकार होता है वो देखिए। कहता पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, यानी अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। ना ही पादप में, पेड़ पौधों में ना ही तंत्रिका तंत्र होते हैं और ना ही अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। लेकिन विभिन्न रासायनिक पदार्थों एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कहता विस्तृत मतलब फैले हुए रहते हैं। और पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया कहता है कि समन्वय में सहायता करते हैं। और जब वृद्धि करता है तब पादप प्रकाश के संसूचन करता है। और एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, एक हार्मोन इस पादप हार्मोन में एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, वो ऑक्सिन हार्मोन जिसे कहते हैं यह प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। प्ररोग के सबसे आगे वाले भाग में क्या करते हैं, संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में सहायक पहुंचाता है। वृद्धि में क्या पहुंचाता है, सहायता करता है। तथा प्ररोग के प्रकाश से दूर होने वाली जो दिशा होते हैं उसे ऑक्सिन की सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए तथा उद्दीपन करता है। यानी याद रखिएगा, कहता दूर तो भागता है, जब दूर भागने वाली जो दिशा होता है ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपन करता है। यानी जब ये ऐसा होगा तो इसी में लंबाई में यानी कि रासायनिक समन्वय है वो इसके लंबाई में वृद्धि करता है। कौन, ऑक्सिन नाम का हार्मोन। पेड़ पौधे में ऑक्सिन हार्मोन है जो लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन है जो वृद्धि करने का काम करता है। आगे की ओर बात देखें तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र क्या आवश्यक है। कहता है एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के जो तंत्र है वो क्या आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो बिल्कुल इसके बारे में जानेंगे कि जीवों में विभिन्न अंग होते हैं, जीवों में कई सारे अंग होते हैं। कहता है कि जीवों में अस्तित्व के लिए इन अंगों को अगर सावधानी पूर्वक नियंत्रित और समन्वय किया जाना आवश्यक है तो जीवों के अंगों में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा सूचनाओं के संरचना के साधन की तरह क्या होता है, प्रयुक्त होते हैं। और ये हार्मोन एक जीव के समग्र वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जीवों में विभिन्न अंग होते हैं। जीवों में एक दो अंग नहीं, कई सारे अंग होते हैं और जीवों के अस्तित्व के लिए इन अंगों को सावधानी पूर्वक नियंत्रित और समन्वित किया जाना आवश्यक होता है। जीवों के अंगों में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं, स्रावित हार्मोन के द्वारा सूचनाओं का तथा संरचन के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। और ये हार्मोन एक जीव के समग्र वृद्धि विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा जीवों में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। और आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना और सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना जीवों में नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही क्या होते हैं, संभव होते हैं। तो इसी हम लोग जानेंगे कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय की तंत्र क्या आवश्यक है, तो इसके बारे में हम लोग क्लियर। आगे अगर बात करें तो 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनैच्छिक क्रियाएं यानी प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया दोनों किस प्रकार से भिन्न है, तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि दोनों के अंतर इतना है। अनैच्छिक क्रिया जो बिना इच्छा के अनुसार होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, है ना। और अनैच्छिक क्रिया बिल्कुल जो बिना इच्छा के अनुसार होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया भी उसी को बोलते हैं जो इच्छा अनुसार नहीं होते हैं। अब अनैच्छिक क्रिया वे है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा ये अग्र तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई, यानी अचानक कोई घटना घटती है तब हुई क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। और ये क्रिया मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा क्या करते हैं, यानी कि नियंत्रित होती है। तो मेरुरज्जु जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल शांत से बैठे हुए हैं और कोई आपको अगर डरा दे या किसी तरह से कहीं पर खबर दिखाई दे तो अचानक अगर हम लोग डर जाते हैं तो इसी को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। और जो बिना सोचने समझने अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया दोनों लगभग में एक जैसा है,
लेकिन इस दोनों में थोड़ा बहुत भी डिफरेंट यानी कि अलग यानी कि अंतर है, यानी कि दोनों में कुछ कुछ भिन्न है जो इस प्रकार से भिन्न है। क्या कि अनैच्छिक क्रिया जिस पर हमारे सोचने समझने की कोई नियंत्रण नहीं होता, वो बिल्कुल नियंत्रित क्या होता है, और इसमें अग्र मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क दोनों नियंत्रित करता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है ये किसी घटना से होता है, इसमें घटना से नहीं होता है, लेकिन ये किसी घटना से होता है, और ये इसके जो होते हैं अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक जो घटने वाली घटना होता है उसको क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और ये मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, अनैच्छिक क्रिया को अग्र मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क नियंत्रित करता है, और प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु जो है वो नियंत्रित करते हैं। क्लियर। आगे अगर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें अंतर दिया गया है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका हार्मोन की क्रिया में तुलना करना है। अब तंत्रिका देखिए, तंत्रिका तंत्र की क्रिया हार्मोन की क्रिया। अब तंत्रिका तंत्र का भी बताते हैं, तो पहले अगर बात करें तो यह मस्तिष्क से संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करता है। तंत्रिका तंत्र जो दिमाग से संवेदी सूचनाओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और अपना संदेश यानी सूचना को भेजता है तथा नियंत्रित करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र का काम हो गया। तो इसका काम क्या होता है कि ये जंतु हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रित और समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। ये पहला मार्ग, ये दूसरा मार्ग होता है नियंत्रण और समन्वय का। अब इसमें देखेंगे कि यह एक सौन के अंत मतलब अंत में तथा विद्युत आवेग का परिमाण है ना, परिणाम है जो रसायनों का विमोचन करता है। लेकिन इसमें सूचनाओं का संचार रुधिर के माध्यम से किया जाता है, इसमें कोई विमोचन नहीं होता। इसमें देखेंगे तो सूचनाओं का तेजी से प्रवाह होता है तथा प्रतिक्रिया तुरंत होता है। और इसमें सूचनाओं का क्या होता है, संचारण धीमी गति से होता है, इसमें तेजी से होता है, और इसमें धीमी गति से होता है। इसमें प्रतिक्रिया तुरंत होता है और इसमें प्रतिक्रिया धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये आपका अंतर हो गया। अगला अंतर चौथा नंबर कहता है कि तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक हार्मोन के विशिष्ट क्रिया होती है, इसका अलग एगो बातें होता है। इसमें अगर बात करें तो इसका प्रभाव कम समय तक बना रहता है और इसका समय लंबे समय तक बना रहता है। किसका, हार्मोन का। तंत्रिका तंत्र का जो प्रभाव होता है कम समय के लिए, लेकिन हार्मोन का जो प्रभाव होता है ये लंबे समय तक, ज्यादा दिन तक बना हुआ रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छुई मुई पादप में गति और हमारी टांग में होने वाली गति में आपको अंतर बताना है कि क्या भिन्नता है। ठीक है, छुई मुई जो गति होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर से अगर या टांग की बात करें तो छुई मुई जो गति करते हैं वो गति नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप में गति करता है, लेकिन वो सिर्फ पता है जो मुड़ता है और फैलता है, तो ये वो अपने आप में वृद्धि नहीं करता। लेकिन पेप आती है, हमारी टांग है जो बढ़ता है, और जब एक बार बढ़ गया तो घटेगा नहीं। लेकिन छुई मुई जो है एक बार घटा तो फिर उसके बाद फैल सकता है, नीचे आ सकता है, फैल सकता है, तो इस तरह से गति करते हैं। अब इसके बारे में अगर जाने तो छुई मुई के पादप गति जानेंगे, हमारी टांग में होने वाली पादप गति जानेंगे, हमारी टांग में होने वाली गति जानेंगे। अब ये कहता है कि छुई मुई जो है एक छुई मुई पादप में गति उद्दीपन की यानी स्पर्श करते हैं, जब छूते हैं तब जाकर के प्रतिक्रिया होता है जो अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी बिना इसके इच्छा अनुसार होता है, इसका नेचुरल एक गुण होता है उसके अनुसार हो जाता है। लेकिन हमारी आंगों में हमारी टांगों में होने वाले जो गति होते हैं ये स्वैच्छिक मतलब हमारे मर्जी से होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से, लेकिन हमारा नेचुरल जो है वो होता है और वो मर्जी से होता है। कोई आप चाहे तो उसको हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उसके आप बीम लटकना कीजिए तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं, तो ये स्वैच्छिक क्रिया होता है। इसमें अगर जानेंगे तो छुई मुई जो होते हैं इसमें पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। इसके पत्ती जो होते हैं, जो पेड़ पौधे के जो पत्ती, उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और ये हमारी टांगों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होते। इसमें कहता है कि पादप की कोशिकाओं में गति के लिए कोई विशेष प्रोटीन नहीं होता, कोई विशेष प्रोटीन नहीं होता, जबकि कोशिकाओं में गति के लिए कहता है कि विशेषता प्रोटीन होता है जो कि मांसपेशियों के सिकुड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, हमारे अगर मान लीजिए पैर है तो पैर को मुड़ेंगे या ढकेलेंगे तो ये मुड़ेगा, चाहे टाइट होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छुई मुई है वो मुड़ेगा ढकेलेगा तो इसको में अगर अति कुछ नहीं हो, लेकिन हमारी टांगों के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, इसको कोई प्रोटीन नाम के कोई चीज़ की जरूरत पड़ता ही नहीं।
तो हमारे यहाँ तक आपका लास्ट क्वेश्चन होता है 12 नंबर क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय हो चाहे अति लघु उत्तरीय हो, सारे क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे के भी बिल्कुल देखते चलेंगे। और हाँ, अगले वीडियो जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आने वाला है तो उसको भी बिल्कुल देखते चलेंगे, वो भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। तो उस पार्ट के लिए बिल्कुल इंतजार कीजिए। और लास्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, बाय।